क्या आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस चाहते हैं? कॉन्फिडेंस, खुशी और सेटिस्फैक्शन अचीव करना चाहते हैं? क्या आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप एक लीडर हैं जो अपनी टीम को बेहतर तरीके से गाइड करना चाहते हैं? अपने क्रिटिसिज्म पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं? चलिए इन्हीं सवालों का जवाब इस बुक में मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी ज्यादा आरामदायक हो, लेकिन आपको अपने जॉब से क्या मिलता है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत थोड़ा सा फ्री टाइम। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप बेहतर रिलेशनशिप और एक रिवॉर्डिंग करियर बना सकते हैं? चलिए इस समरी में फेमस लोगों के कुछ सीक्रेट शेयर किए गए हैं और बताया गया है कि इन लोगों ने कामयाबी की सीढ़ी कैसे चढ़ी। इस बुक के पढ़ने के बाद, इस समरी को सुनने के बाद आप अच्छे दोस्त बनाना और दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना सीखेंगे। आप ये भी जानेंगे कि सिंपल कम्युनिकेशन टेक्निक के यूज से आप दूसरों से बातचीत के तरीकों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि ऑफिस में एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें जो आपको किसी भी चिंता और थकान से निकलने में हेल्प करेगी। आप ये भी समझेंगे कि कौन से सिंपल वर्किंग हैबिट्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर आपके बोझ को कम कर सकती है। इस बुक में डेल कार्नेगी की कुछ बेस्ट सेलिंग बुक्स जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स फ्रॉम इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के कुछ चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं। ये समरी आपको जिंदगी के मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करने और खुशी और सेटिस्फैक्शन अचीव करने की सिंपल टेक्निक्स भी सिखाएगी। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। हर इंसान की ये इच्छा होती है कि लोग उसे पसंद करें, इसलिए हम लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप सच्ची हो और वो लंबे समय तक चले, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में हम दूसरों को अपनी बेस्ट साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों से हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट, हॉबीज और काम के बारे में बात करते हैं। हम लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाते हैं, लेकिन सिर्फ खुद के बारे में बात करना बहुत बड़ी गलती है। हम इंसान खुद को इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहते हैं। हमें हर बात में दूसरों लोगों का अप्रूवल और रिजेक्शन चाहिए। इसलिए अगर हम चाहते हैं तो लोग हमें पसंद करें, तो हमें खुद के बारे में बात करने की बजाय उनके बारे में बात करनी होगी। हमें ईमानदार होकर दूसरों को इम्पोर्टेंस फील कराना होगा, लेकिन हमारा गोल इसके बदले में कुछ पाने का नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा तारीफ के कुछ शब्द किसी इंसान को खुश फील करा सकता है। अगर हम दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेंगे तो उन्हें फील होगा कि हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपने बारे में बात कर सके। सबकॉन्शियसली वो आपसे कनेक्टेड फील करने लगेंगे। इसलिए हमेशा लोगों को ये दिखाइए कि आप उनकी किसी एक खास क्वालिटी को पसंद करते हैं। उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए, लेकिन चापलूसी और झूठी बातों से ना करें। दूसरे इंसान को समझने की सच्ची कोशिश करें। एक बार की बात है, इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी एक पोस्ट ऑफिस की लाइन में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि पोस्ट ऑफिस का क्लर्क अपने बार बार रिपीट किए जाने वाले काम से बोर हो गया था। कार्नेगी उसे बेटर फील कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उस कलर की कौन सी बात उन्हें अच्छी लगती है। जब कार्नेगी की बारी आई तो उन्होंने कलर के सुंदर बालों के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, जिन्हें सुनकर कलर खुश हो गया और उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ लोग सोचेंगे कि कार्नेगी ने कलर की चापलूसी की ताकि वो अपना काम जल्दी से निकलवा सके, लेकिन कार्नेगी ने बताया कि उनका इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सच में इस छोटी सी बात से कलर को खुश करना चाहते थे। एक छोटी सी बात ने कलर को इम्पोर्टेंस फील कराया। कार्नेगी का कहना था कि जो लोग झूठे और सेल्फिश होते हैं वो आगे जाकर फेल हो जाते हैं। फिलोसफर्स और स्कॉलर्स ने हजारों सालों से इंसान के रिश्तों को ऑब्जर्व किया और वो सभी इस बात को मानते हैं कि हमें दूसरों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए
जैसे हम दूसरों से चाहते हैं। इसलिए दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराएं। दूसरों को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आप सिंपल फ्रेज का यूज कर सकते हैं, जैसे थैंक यू, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। इन सिंपल शब्दों और जेस्चर से आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉटे रॉस्ट्री नाम के एक फेमस पोएट थे। लोग उनकी पोएम को सुनना बहुत पसंद करते थे। उन्हें फॉलोअर्स में से एक हॉल के नाम का एक गरीब लोहार का बेटा भी था, जो रॉस्ट्री की एक पोएट्री को बहुत पसंद करता था। एक दिन केन ने रॉस्ट्री को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने बताया कि वो उनके काम को कितना पसंद करते हैं। इस सच्ची तारीफ से रॉस्ट्री को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने केन को लंदन बुला लिया और अपना सेक्रेटरी बना दिया। केन ने जल्दी राइटिंग में अपना करियर बनाया और उसका नाम उस वक्त के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल राइटर में शुमार हुआ। लोग अपने काम के लिए रिकॉग्निशन यानी पहचान चाहते हैं। अगर कोई उनके एफर्ट्स को नोटिस करता है तो एप्रिसिएशन के सिंपल वर्ड से उन्हें हिम्मत मिलती है। इसके अलावा दूसरों को अप्रिशिएट करने से हमें उन्हें एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने को मिलता है और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप भी बनते हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे बात करते हैं। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक फर्स्ट। अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने काम में गलतियां करते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम ऐसे लोगों को करेक्ट करें या उन्हें गाइड करें। लेकिन इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि उसकी गलती को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि उस टाइम हमें शांत रहना चाहिए और दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम भी परफेक्ट नहीं हैं और हमसे भी गलतियां हो सकती है। डेल कार्नेगी की भतीजी जोसेफिन उनकी सेक्रेटरी बनने के लिए न्यूयॉर्क आई थी। वो 19 साल की थी और बिजनेस में उसका एक्सपीरियंस काफी कम था। भले ही आगे जाकर वो अपने काम में माहिर हो गई थी, लेकिन शुरुआत में उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। एक दिन जोसेफिन से एक गलती हो गई। कार्नेगी उसे क्रिटिसाइज करने ही वाले थे कि तभी ने उन्हें खुद को रोका और खुद के बारे में सोचने लगे। कार्नेगी को एहसास हुआ कि जोसेफिन उनसे उम्र में बहुत छोटी है और उसे बिजनेस में 1000 गुना कम एक्सपीरियंस है। तो फिर वो ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस भी उनकी जैसी ही होगी। कार्नेगी सोचने लगे कि जब वो उसकी उम्र की थे तो कैसे थे। उन्होंने उस उम्र के दौरान हुई अपनी सभी गलतियों को याद किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जब वे 19 साल के थे तो उनके मुकाबले में तो जोसेफिन काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इस बात का एहसास होने के बाद जब भी जोसेफिन से कोई गलती करेगी तो कार्नेगी उसे ठीक से समझाते थे। वो ये कहकर उन्हें एनकरेज करते थे कि एक्सपीरियंस के साथ वो बेहतर करेगी। इसके अलावा वो उसे गाइड भी करते ताकि जोसेफिन वही गलती दोबारा ना करे। कार्नेगी ने बताया कि दूसरों को सुधारने के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं है, बल्कि आप अपने फेलियर के बारे में बात करके उसे बता सकते हैं कि आपने उनसे क्या सीखा। ये उस इंसान को अपनी गलतियों को सुधारने में हेल्प करेगा। आगे समझते हैं हाउ टू गेट कोऑपरेशन। हम अक्सर ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स हमारे साथ कोऑपरेट करें, यानी सहयोग करें। हम चाहते हैं कि वो हमारे उपन्यास को सुने। हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारे आइडिया से सहमत हो। लेकिन ये इंसानी स्वभाव है कि हम दूसरों के मुकाबले अपने आइडिया पर कहीं ज्यादा विश्वास करते हैं। लोगों को ये लग सकता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन पर थोप रहे हैं और इससे वो आपकी बात एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे। इसलिए आपको उन्हें कुछ सजेशन देने चाहिए और उन्हें खुद सोचने देना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि ये आइडिया उन्होंने खुद सोचा है और फिर वो आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। डेल कार्नेगी के एक स्टूडेंट एडोल्फ के एक ऑटोमोबाइल शोरूम के सेल्स मैनेजर थे। एडोल्फ की सेल्स टीम बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और निराशा से भरी हुई थी। वो अपनी सेल्स टीम को एनकरेज करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लेक्चर देने के बजाय सेल्स टीम की मीटिंग बुलाई और टीम से पूछा
कि वो लोग उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने अपनी टीम द्वारा बताए गए विचारों को एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा, अपनी टीम को विश्वास दिलाया कि वो उनकी सभी बातों को पूरा करेंगे जिसकी वो उनसे उम्मीद करते हैं। इसके बाद एडोल्फ ने अपने सेल्स टीम से पूछा कि एक मैनेजर के तौर पर उन्हें अपनी टीम से क्या उम्मीद करनी चाहिए। इस पर टीम ने पूरे जोश से अपने आइडियाज शेयर किए और बताया कि एडोल्फ को अपनी टीम से ईमानदारी, वफादारी, टीम वर्क और इनिशिएटिव जैसी चीजों को उम्मीद करनी चाहिए। जब मीटिंग खत्म हुई तो सभी लोग जोश से भरे हुए थे। टीम मेंबर्स ने अपने लिए खुद को एक्सपेक्टेशन को बनाया था और वो इसलिए वो उन्हें पूरा करने के लिए एक्साइटेड थे। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे वो खुद की मर्जी के आइडियाज पर काम कर रहे हैं। एडोल्फ ने कार्नेगी को बाद में बताया कि उस मीटिंग के बाद कंपनी की सेल्स काफी बढ़ गई थी। इस बात से ये साबित होती है कि लोग उस आइडियाज को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद सोचा है। चलिए इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। डू दिस एंड क्रिटिसिज्म्स कांट हर्ट यू। हम में से ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म्स को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हम इसे पर्सनली ले लेते हैं और फिर इससे हमें दुख होता है। हमें ये फील होता है कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लोगों को हमसे ज्यादा अपनी खुद की चिंता होती है। अगर आपका क्लोज फ्रेंड आपको किसी बात के लिए क्रिटिसाइज करता है, तब भी आपको खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए या उस बारे में हद से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करने से रोक नहीं सकते। हमें क्रिटिसिज्म से डील करना आना चाहिए। क्रिटिसिज्म दो तरह का होता है। पहला कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या अच्छा क्रिटिसिज्म जो हमें अपने स्किल्स को और बेहतर करने में हेल्प करता है। दूसरा अनजस्ट क्रिटिसिज्म या बुरा क्रिटिसिज्म यानी दूसरों द्वारा की गई बुराई जो हम पर निगेटिव असर डालता है। डेल कार्नेगी ने अपने फ्रेंड इलेंडर रूजवेल्ट से पूछा कि वो अनजस्ट क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस पर इलेंडर ने बताया कि वो बचपन में बहुत शर्मीली लड़की हुआ करती थी। वो हमेशा यही सोचकर परेशान रहती थी कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक दिन इलेंडर ने अपनी आंटी से इस बारे में एडवाइस मांगी। उनकी आंटी ने कहा अगर वो अपने काम को सही तरीके से कर रही हैं तो फिर दूसरे की सोच से कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कर ले लोग हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे ही। अनजस्ट क्रिटिसिज्म को नजरअंदाज करना और खुद पर विश्वास करना इसका सबसे अच्छा उपाय है। मैथ्यू शी ब्रश अमेरिका इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी के प्रेसिडेंट थे। अपने टर्म के शुरुआती दिनों के दौरान वो अपनी क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे। वो सब लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि वो परफेक्ट, इसलिए मैथ्यू सभी को खुश रखने की कोशिश करने लगे। अगर कोई इंसान उनसे नाराज हो जाता था तो वो उसे खुश करने में लग जाते थे, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो किसी दूसरे को ना खुश कर देते थे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और कोई ना कोई हमेशा मैथ्यू से नाराज ही रहता था। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि वो क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकते, इसलिए उन्हें क्रिटिसिज्म से हर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैथ्यू ने अपने हर काम को बेस्ट करने देने पर फोकस कर दिया और उनका अनजस्ट क्रिटिसिज्म से परेशान होना बिल्कुल ही छोड़ दिया। चलिए इसी कड़ी में आगे समझते हैं हाउ टू ओवरकम टायर्डनेस। कई बार दिन भर काम करने के बाद हम सभी टायर्ड फील करते हैं। हम चाहे घर पे हो या ऑफिस में हो, हमारे दिन भर के टास्क के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमें थकान हो रही है। ये काम फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल भी हो सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं कि थकान सिर्फ फिजिकल या मेंटल काम से नहीं होती है, ये इमोशनल स्ट्रेस से भी हो सकती है। इमोशनल स्ट्रेस के लिए इमोशनल फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। इमोशनल फैक्टर्स में बोरियत, चिंता करना, ना जाने कई फीलिंग शामिल है। इन फैक्टर्स के कारण हमें इमोशनल स्ट्रेस होता है और इस स्ट्रेस से शरीर में नर्वस टेंशन बनाती है। हम हमारी मसल्स को टेंशन यानी तनाव देते हैं, इसलिए वो जल्दी थक जाते हैं और हमें थकान होती है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ज्यादा स्ट्रेस से हम बीमार भी हो सकते हैं। टेंस मसल्स हमारी बॉडी की काम करने वाली मसल्स होती है। जब हम अपने काम पर फोकस करते हैं तो हम अपने काम करने वाली मसल्स को स्ट्रेस देते हैं। हम अपने कंधों और आईब्रोज को झुका लेते हैं, अपनी आंखों पर दबाव डालते हैं, चेहरे के मसल्स को टेंस कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से बैठते हैं। ये सभी बुरी आदतें हमें नर्वस और मस्कुलर टेंशन देती है। इसी वजह से हम थकान महसूस करते हैं। हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं,
क्योंकि ये हमारे लिए कीमती होता है। लेकिन हम अपनी एनर्जी बिना सोचे समझे वेस्ट करते रहते हैं, जबकि ये पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए अपने बॉडी और माइंड को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपको अपने मसल से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले अपनी आंखों को आराम दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बेड या कुर्सी पर आराम से लेट जाइए और अपनी आंखों से उस टेंशन को दूर भगाइए और कहिए लेट गो, यानी स्ट्रेस को जाने दो। लगभग 1 मिनट तक ये स्टेप रिपीट करने के बाद आप फील करेंगे कि आपकी आंखों की टेंशन यानी तनाव दूर हो गया है। आपको महसूस होगा कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स गायब हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंखें हमारे शरीर की एक चौथी नर्वस एनर्जी को यूज करती है। इसलिए अच्छी आई साइट वाले लोगों को आई स्ट्रेन ज्यादा होता है क्योंकि वो अपनी आंखों को ज्यादा तनाव देते हैं। आंखों के बाद अब शरीर के दूसरे पार्ट्स को आराम देने का वक्त आ गया है। आपको अपने चेहरे, जबड़े, गर्दन, कंधे और पूरे शरीर के मसल्स पर फोकस करना चाहिए। फिर अपने मसल्स को कहिए लेट गो करने के लिए कहिए। अगर आपको रिलैक्स फील करते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपके शरीर को पुराने सॉक्स की तरह इमेजिन करना चाहिए। इस सिचुएशन में आपको रिलैक्स करने में मेंटल एफर्ट नहीं लगाना। आपको एक लटके हुए मौजे की तरह अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। इस तरह से अपने शरीर से सारी टेंशन को निकाल फेंकिए। इसके लिए आप एक ट्रिक भी यूज करते सकते हैं जिससे आप अपने डेस्क के पास पुराना मौजा रख सकते हैं जो आपको रिलैक्स करने के लिए याद दिलाता रहेगा। इसके अलावा आप जब काम कर रहे हो तो आपको अपने बैठने के पोजीशंस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर पर कम से कम स्ट्रेस पड़ेगा और अच्छा सिटिंग पोस्चर दिन के अंत में होने वाली थकान को भी कम कर देता है। चलिए आगे समझते हैं 4 गुड वर्किंग हैबिट। आजकल की बिजी लाइफ में हमें एक साथ कई टास्क पर करना पड़ता है और इस कारण रूटीन लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस करना मुश्किल सा हो गया है। काम की बोझ की वजह से हमारी बॉडी पर स्ट्रेस बढ़ता है और आखिर में हमें थकान और चिंता अचीव होती है। सक्सेसफुल और स्ट्रेस फ्री बनने के लिए हमें काम करने की अच्छी आदतें सीखनी होगी। आइए उन 4 आदतों के बारे में जानते हैं जिसकी हेल्प से हम ये अचीव कर सकते हैं। गुड वर्किंग हैबिट 1। सबसे पहले अपने डेस्क के सारे पेपर हटा दीजिए। सिर्फ उन्हें रखिए जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं। इनकम्प्लीट टास्क के पेपर डेस्क पर रखने से माइंड में ज्यादा चिंता होगी। पेपर का बंडल आपको ये याद दिलाता रहेगा कि कम टाइम में आपको बहुत सारा काम करना है। इसकी वजह से आपके माइंड में टेंशन बनी रहेगी और आप जल्दी थक जाएंगे। यह आदत धीरे धीरे आपको बीमार कर देती है और आप हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम जैसे लाइफस्टाइल डिजीज के शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर विलियम सेंडल शिकागो शहर के फेमस साइकियाट्रिस्ट थे। एक दिन शिकागो की एक बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव उनसे मिलने आए। उस एग्जीक्यूटिव की एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। वो नर्वस ब्रेकडाउन होने के कगार पर थे। जब डॉक्टर सैंडलर उस पेशेंट की बात सुने तो तभी उनका फोन बजता है। डॉक्टर सैंडलर ने उस कॉलर की बात को ध्यान से सुना, तुरंत उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उस कॉल के थोड़ी देर बाद उनका फोन दोबारा बजा। जैसे ही डॉक्टर सैंडलर ने फोन उठाया उसी वक्त उसका कलीग उसके कैबिन में और एक पेशेंट के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर सैंडलर ने अपने कलीग को अच्छे से हर बात का जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने वापस फोन पर बात की, कॉलर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन मुद्दे को सुलझाने के बाद डॉक्टर सैंडलर एग्जीक्यूटिव की तरफ मुड़े और उनसे देरी के लिए माफी मांगी, लेकिन एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर कुछ और ही रिएक्शन था। वो खुश दिख रहा था। उसने बताया कि डॉक्टर को देखकर उसे समझ में आ गया कि काम करने की उनकी कौन सी आदत गलत है। एग्जीक्यूटिव ने डॉक्टर से पूछा कि वो उनका डेस्क देख सकता है। डॉक्टर के डेस्क पर बस कुछ ऑफिस स्टेशनरी का सामान था। इसके अलावा कुछ पेंडिंग पेपर या डॉक्यूमेंट नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि वो काम को जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से उनका डेस्क हमेशा साफ रहता है। उन्हें अधूरे काम पर स्ट्रेस नहीं होता है। 6 हफ्ते बाद एग्जीक्यूटिव का हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब वो भी इस हैबिट को अप्लाई करने लगा था। चलिए गुड वर्किंग हैबिट 2 देखते हैं। हमारे पास हर रोज बहुत से काम होते हैं और अक्सर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। इसलिए दूसरी गुड वर्किंग हैबिट है टास्क को उसके इम्पोर्टेंट के हिसाब से करना। मतलब आपको सेम डे सुबह या रात पहले ही आपके अगले दिन की प्लानिंग करनी चाहिए। इससे आप काम की इम्पोर्टेंस के हिसाब से उस पर काम कर पाएंगे और आपका काम इजी हो जाएगा। चार्ल्स लैकमैन ने अपना करियर बहुत नीचे लेवल से स्टार्ट किया। सिर्फ 12 सालों में वो
पेप्सोडेंट कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए चार्ल्स की एनुअल इनकम हजारों डॉलर में थी। इसके अलावा भी वो लाखों डॉलर कमा लेते थे। चार्ल्स की सक्सेस का राज था रोज सुबह 5 बजे उठना और अपने पूरे दिन की प्लानिंग करना। इसके कारण वो प्रायोरिटीज के टास्क पहले करते थे। इस तरह वो अपने करियर में सक्सेसफुल होते गए। गुड वर्किंग हैबिट 3। जब हमारे कैलेंडर में बहुत से काम शेड्यूल होते हैं तो हम आमतौर पर सभी काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। एक काम को खत्म किए बिना हम दूसरे काम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा करने से हमारा कोई भी काम टाइम पर फिनिश नहीं हो पाता है। इसके कारण हमारा कैलेंडर हमेशा भरा रहता है। इसलिए थर्ड गुड हैबिट है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए उसमें बिना लेट किए तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। इससे आप उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पर डील कर सकेंगे। HP हावेल US स्टील नाम की एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक थे। दूसरे डायरेक्टर्स के साथ उनकी मीटिंग ज्यादातर लंबी ही होती थी। बहुत से मुद्दों पर बातचीत करने के साथ साथ कुछ फैसले भी लिए जाते थे। इसी वजह से मेंबर्स रिपोर्ट को ऑफिस में नहीं पढ़ पाते थे और उन्हें रिपोर्ट घर ले जाना पड़ता था। इस कारण हावेल ने अपने सभी मेंबर्स को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया और उन्हें मनाया कि उन्हें एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए। इसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए और दूसरे प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे उस प्रॉब्लम के लिए कोई एक्शन लेना या कुछ नहीं करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ऐसा करने से उनकी मीटिंग ज्यादा प्रोडक्टिव होती थी, उसमें ज्यादा फैसले लिए जाने वाले और अब मेंबर्स की कोई रिपोर्ट घर ले जाकर स्टडी नहीं कर पाता था। गुड वर्किंग हैबिट्स 4। अगर आप एक टीम लीडर हैं तो आपको समझना होगा कि आपके टीम मेंबर्स किसी काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जितने अच्छे से आप कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियां उन्हें नहीं सौंप सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा काम से आपको स्ट्रेस होने लगेगा क्योंकि आपका इतना वर्कलोड अकेले नहीं संभाल सकता है। इसलिए फोर्थ गुड हैबिट है दूसरों को काम सौंपना और उन्हें ऑब्जर्व करना। कई बड़ी कंपनीज के हायर रैंक के एम्प्लॉइज अक्सर हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट होते हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को शेयर नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपको अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए अपनी टीम पर भरोसा करना सीखना होगा। सभी को काम को अपने टीम मेंबर्स में बांटे और उन्हें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दें। शुरुआत में आपको सिर्फ उन्हें गाइड करने की जरूरत है, बाद में वो खुद ही इस काम को हैंडल करना सीख जाएंगे। फाइनली, अगर आप समरी के एंड में पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग हैं जो अपना टाइम नॉलेज के ऊपर देते हैं या अच्छी चीजों में टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर इसी तरह की बुक समरी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।